हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है फॉर द अपकमिंग सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। In this video, we are discussing the statutory update given by ICAI for the November 21 examination, Direct Tax Laws and International Taxation, CA Final. Before starting the statutory update, let us first discuss कि हमारे लिए कौन सा study material relevant रहेगा for the examination point of view. So study material module कौन सी edition की चाहिए, plus हमें कब तक के circulars and notifications refer करने हैं, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है. And specifically for a paper like taxation, it is very important to know what exactly we have to study. So it is a normal rule कि जब भी आप जिस भी अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर करें उससे जस्ट 6 मंथ्स पहले तक के जितने भी सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस वगैरह रिलीज कर दिए जाते हैं वो सारे हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, हमारे सिलेबस में उनको ऐड कर दिया जाता है. सो हमारे अटेम्प्ट के लिए देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा मटेरियल रेलिवेंट है एंड कौन से कहाँ तक के सर्कुलर्स हमें पढ़ने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल November 20 edition of the study material, जो हमका edition November 20. So everyone do check your editions that do you have the latest editions or not, because if there is any old book उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, but then you have to go through the amendments जो आपके edition के बाद अगर कुछ changes आए हैं तो आपको वो जरूर से ध्यान रखने हैं. Based on the provisions of direct tax as amended by the Finance Act 20, the Taxation and Other Laws Relaxation and Amendment of Certain Provisions Act 2020 and significant notification circulars issued up to 30th of April. So May, June, July, August, September, October. As I told you, 6 महीने पहले तक की सारी चीजें relevant होती हैं, तो 30 अप्रैल तक के सारी चीजें हमारे लिए relevant हो जाएंगी. The relevant assessment year is assessment year 21-22 और हमारे केस में 30th of अप्रैल तक जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो रेलिवेंट हैं. और नवंबर 20 एडिशन के बाद नवंबर 20 एडिशन के अलावा जो एडिशनल चीजें वो इस स्टैट्यूटरी अपडेट में दिया है. तो अगर आपके पास नवंबर 20 एडिशन है, अवेलेबल है मॉड्यूल आप लोगों के पास, तो वो प्लस स्टैट्यूटरी अपडेट इज द करेक्ट मटेरियल. इफ यू आर नॉट हैविंग, अगर कोई पुरानी है बुक आपके पास, तो देन मेक श्योर कि उसके बीच का जितना भी चेंजेस हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, वो आप लोग कवर कर लें. एंड उससे रिलेटेड भी अगर आप लोगों को कोई हेल्प लगती है, देन फील फ्री टू डिस्कस. Now, let us discuss first direct tax laws, then we move on to international taxation, part 1, part 2. सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो हमारा सैलरी हेड का अमेंडमेंट है. दिस अमेंडमेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ सेपरेट वीडियो, सो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपके साथ एक्सप्लेन कर लेती हूँ, उसमें हमने और डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन किया है. तो बेसिकली सैलरी में जो एक चेंज आया है, जो एक अमेंडमेंट आया है, जो आप लोगों ने पढ़ते वक्त पढ़ा होगा कि आरपीएफ, सुपर एनुएशन एंड एनपीएस में अगर आपका एम्प्लॉयर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर, दैट इज 7,50,000 से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट करता है, तो देन दैट एक्सेस इज टैक्सेबल. प्लस उसी के साथ साथ जो सब क्लॉज है वो ये भी कहता है 1727A कि आपका उस पर्टिकुलर एक्सेस के ऊपर जितना इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होगा वो इंटरेस्ट भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा. तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में आपको ये फॉर्मूला बताया गया है. How are you supposed to calculate that interest portion taxable per visit under section 1727A? उसको आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है that how do you calculate the interest. इस फॉर्मूले के 2 पार्ट्स हैं और जो सेकंड पार्ट है वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ईयर की इस पर्टिकुलर प्रोविजन में टैक्सेबिलिटी आ रही है. ठीक है, सो आप लोगों को सिर्फ इतना पोर्शन समझना है, इतना पोर्शन समझना है कि जितना हमने एक्सेस कैलकुलेशन करा, हमने कंट्रीब्यूशन हमारे बिहाफ पर हमारे एम्प्लॉयर ने किया है, उसका कितना पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट हमारे ऊपर टैक्सेबल रहेगा, वो कैसे निकाला जाएगा. सो दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो दैट आई विल बी शेयरिंग द लिंक, यू कैन व्यू इट. एंड अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो देन फील फ्री टू डिस्कस. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा. सो आपके पास एक पूरा प्रॉपर मटेरियल रहेगा कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है, इसका पूरा लॉजिक प्लस उसका पूरा कैलकुलेशन. नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 6, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. रिविजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. Section 44AB lays obligation on certain persons mentioned thereunder carrying on business or profession to get their accounts audited before the specified date by a chartered accountant if their turnover exceeds stipulated threshold. हम सब PGBP हेड पढ़ चुके हैं and we all very well know
कि हमारे जो भी बिजनेस या प्रोफेशनल्स होते हैं उनका अगर एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ऊपर हमारा टर्नओवर चला जाता है तो दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। नाउ ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की और रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर से चेंज हुई है। अगेन आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी जब आपने आपका प्रॉपर जब पूरा सिलेबस हम लोगों ने पढ़ा है तब हमने ये बात करी है कि देयर इज अ चेंज, अ स्लाइट चेंज, कि ऑडिट रिपोर्ट आपको कब तक सबमिट करनी होती है और आपका रिटर्न आपको कब तक फाइल करना होता है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने आपको यहाँ पर एक प्रोविजन दिया है कि आप आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करवा सकते हो ओनली फॉर सम सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। कब आप रिवाइज करवा सकते हो तो देखते हैं, समझते हैं। Or in cases where they are eligible to declare income on presumptive basis if they claim their income lower than the income computed। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ वो केसेस लिस्ट करें जब जब आपको टैक्स ऑडिट 44AB में करवाने की जरूरत पड़ती है। तो दो केसेस होते हैं ब्रॉडली, या तो टर्नओवर लिमिट के ऊपर, मतलब आपका बिजनेस या प्रोफेशन एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर चला जाता है तब आपको ऑडिट कराना होता है, या फिर अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हो तो देन इफ यू डू नॉट फॉलो द कंडीशंस ऑफ प्रिजम्पटिव एंड ऑडिट अगर आपके ऊपर आ जाता है देन यू आर लायबल फॉर ऑडिट, राइट। नाउ these persons have to furnish by the specified date a report of audit, या तो 3CA 3CD या 3CB 3CD एज द केस में भी, आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबिलिटी आ रही होगी। अदर ऑडिट का केस है या फिर सिर्फ टैक्स ऑडिट का केस है, जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग 3CA 3CD या 3CB 3CD जो भी आप फाइल कर रहे होंगे उसको रिवाइज किया जा सकता है। तो क्या बोला गया है, amended rule 6G to provide that the audit report furnished may be revised by the person by getting revised report of audit from a chartered accountant duly signed and verified by such chartered accountant when, कब रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना है, if there is payment by such person after furnishing of report which necessitates recalculation of disallowance under section 40 or 43B। तो जैसे हम जानते हैं सेक्शन 40 और 43B में क्या बोला गया है, मैं एक कोई पकड़ के चलूं, मैं 43B पकड़ के चलूं। 43B में आपको कुछ पेमेंट्स लिस्टेड है जो कि आपको अलाउड तभी होते हैं जब आप आपके पेमेंट्स को आपके 139(1) की ड्यू डेट के अंदर अंदर, मतलब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के अंदर अंदर आप उनको पे कर देते हो। अब हो क्या रहा है, इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर से आपका जो ऑडिट रिपोर्ट का डेट है और आपको जो रिटर्न फाइलिंग का डेट है वो अलग अलग हो चुका है, राइट। तो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और उसके पहले ही आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हुई हो सकता है उस दिन आपने इनमें से कोई एक पेमेंट नहीं किया है और ऑडिटर ने इस पेमेंट को डिसअलाउ कर दिया, ठीक है। अब आपने पेमेंट कर दिया कब, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के अंदर अंदर, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट तो ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है। तो कायदे से क्योंकि आपके ड्यू डेट के अंदर आपने पेमेंट कर दिया है, डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बट ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट की जा चुकी है। इन सर्कमस्टांसेस में आपका जो ऑडिटर है, आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपसे उनसे आप डिस्कस करके एक रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करवा सकते हो। गेटिंग द पॉइंट। तो कंडीशन से कब आएगी, सेक्शन 40 या सेक्शन 43B का जो डिसअलाउंस है अगर वो अलाउंस में बदल रहा है, मतलब वो पेमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हो गया, या जो भी हर पर्टिकुलर कंडीशन सेक्शन की जो जो इंटरनल कंडीशंस है, तो आपने जब रिपोर्ट भरी तब वो डिसअलाउ हो रहा था, पर जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उससे पहले अगर वो आपका अलाउ हो रहा है, उन केसेस में आप एक रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो। और ये ऑडिट रिपोर्ट आपको कब तक इशू करनी है, मतलब जो आपकी रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट है वो कब तक इशू करनी है, तो सेट रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी फर्निश्ड बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर फॉर विच द रिपोर्ट परटेन्स, ठीक है। तो आपको कब तक देनी होती है, बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर फॉर विच द रिपोर्ट परटेन्स। जिस असेसमेंट ईयर की रिपोर्ट है उसके एंड होने से पहले पहले आपको वो रिपोर्ट रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देनी। गेटिंग द पॉइंट। अगेन ये आप अपनी मर्जी से रिवाइज नहीं कर रहे हो कि पहले कुछ और डाल दिया फिर रिवाइज कर दिया, वैसा वाला केस नहीं है, सिर्फ इन दोनों केसेस में उन्होंने अलाउ किया है। चलिए, नाउ which necessitates recalculation of disallowance, अगर disallowance का recalculation करना पड़ रहा है तो। चलिए, moving on to the next amendment. The next amendment ऐसे बहुत ज्यादा मेजर स्टैट्यूटरी अपडेट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि बहुत ज्यादा हमें एडिशनल चीजें नहीं पढ़नी है। मेन तो एक ये इंपॉर्टेंट है जो हमें पीजीडीपी में क्वेश्चंस के समय पर भी आ सकता है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। हो सकता है इसके ऊपर डायरेक्टली वो लोग पूछे नहीं क्वेश्चन कि व्हाट इज द ड्यू डेट या ऐसा कुछ करके, लेकिन जो आपके फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पीजीडीपी के एडजस्टमेंट्स देने होते हैं उसमें जरूर ये चीज दी जा सकती है कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट दी है
पेमेंट की डेट दी है, से फॉर एग्जांपल 43B, और फिर वो उसमें आपसे कमेंट मांग सकते हैं कि देन इन दिस सिचुएशन क्या करना है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नाउ 23 चैप्टर 23 मिसलेनियस प्रोविजंस में एक छोटा सा और चेंज है। एज वी ऑल नो, कुछ कुछ स्पेसिफिक पर्सन और कुछ कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फर्निश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि डिपार्टमेंट के पास अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन पहुंचती जाए। सिंस द लास्ट ईयर्स वी कैन वेरी वेल सी कि डिपार्टमेंट काफी हद तक चीजों को ऑनलाइन और काफी हद तक चीजों को सेंट्रलाइज्ड या इंटीग्रेटेड करने की कोशिश में है, ताकि एक असेसी की अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास एक साथ पहुंच जाए, और आप जो अलग अलग तरीके से असेसी टैक्स इवेजन करते हैं या इनकम नहीं शो करते हैं, तो इनकम पहले ही उनको दिख जाए। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले, तो जो पहले 26 सिर्फ हुआ करता था कि यहाँ से 26 एज से आप उस चीज को देख सकते थे, तो धीरे धीरे करके उसमें और एडिशन होते जा रहे हैं। जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको सेंड करना होता है, तो कुछ स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है डिपार्टमेंट के पास, ताकि डिपार्टमेंट उससे प्री फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स में हेल्प कर सके, है ना। असेसीज के रिटर्न की इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से ही आ जाए। सो उसी में एक और चीज ऐड करी गई है रिलेटेड टू द इनकम in the nature of capital gain and related to the nature of capital gain. So क्या दिया है, let us understand. Section 285BA imposes an obligation on specified persons to furnish statement of financial transaction or reportable account. This section also provides for furnishing of statement by a prescribed reporting financial institution in respect of a specified financial transaction or reportable account to the prescribed income tax authority. अकॉर्डिंगली इसके बारे में दिया कहा गया है, रूल 114E में बताया गया है कि किन लोगों को कौन सी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। प्रिस्क्राइब सर्टेन पर्संस टू फर्निश द स्टेटमेंट। अब उसमें क्या क्या एडिशन हुआ है, तो एक एडिशन है, मतलब रिलेटेड है, इसीलिए मैं एक बोल रही हूँ। द CBDT by this notification expanded the scope of rule 114E। कौन सा नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन नंबर 16 dated 12th of March 21 for the purpose of pre-filing the return of income as वी ऑलरेडी डिस्कस की प्री फिलिंग हो जाएगी रिटर्न ऑफ इनकम्स की, डिपार्टमेंट पास पहले से आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, ताकि आप कुछ हेर फेर नहीं कर सको। अकॉर्डिंगली सब रूल 5A हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड दैट द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम mentioned in the column 2 shall be furnished by the persons mentioned in the column 3 at such frequency and in such manner, at such frequency and in such manner, मतलब कितनी बार, क्वार्टरली देना है, मंथली देना है, that is frequency, and in such manner as may be specified by the principal director general of income tax or the director general of income tax as the case may be with the approval of CBDT. So क्या दिया गया है, देखो क्या इंसर्ट किया है सब रूल 5A में। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हो या म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करते हो, उस पर आपको कोई कैपिटल गेन होता है, किसे रिपोर्ट करना है, कौन है रिपोर्टिंग पर्सन? तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, उसे बताना पड़ेगा कि इसने इतना इतना सेल करा, इतना इतना उसको कैपिटल गेन हुआ, या फिर डिपॉजिटरी। रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12(1) ऑफ द सेबी एक्ट 1992। अगर डिविडेंड कंपनी है, सॉरी डिविडेंड इनकम है, तो कंपनी, इंटरेस्ट इनकम, बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाइज, पोस्टमास्टर जर्नल एज रेफर्ड टू इन द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFCs के थ्रू अगर इंटरेस्ट मिल रहा है किसी को, which holds a certificate of registration under 45IA to hold or accept deposit from public of the Reserve Bank of India। RBI के सेक्शन 45IA में अगर उनको अथॉरिटी है कि वो डिपॉजिट्स ले सकती हैं, तो जितनी भी इंटरेस्ट इनकम है, तो इससे क्या होगा, असेसीज की ये सारी इनकम्स भी डायरेक्टली अवेलेबल रहेंगी एंड ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के पास ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ताकि वो इन चीजों को और अच्छे से लिंक कर पाए, रिटर्न्स को पहले से ही रिटर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास रहे। मीनिंग दिए हैं आपको सर्टेन टर्म्स के, लिस्टेड सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, इस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए इनके क्या मीनिंग्स हमें देखने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन। अगेन इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। As we all know, transfer pricing and other anti-avoidance measures. So transfer pricing जब हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस में भी, तो अलग अलग तरीके के आपको रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इशू करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज, और उनमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स में लिमिट्स हैं कि किस
किस पर्सन को, मतलब अगर आपकी जो मॉनेटरी लिमिट है वो इससे एक्सीड होती है तो ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो उनमें कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस आए हैं, तो प्रोसीजरल चेंज ज्यादा है। लेट अस डिस्कस अमेंडमेंट्स इन रूल 10DB with respect to the prescribed income tax authority and the threshold limit for applicability of CBC reporting and consequential amendment in Rule 10DA read with Section 92D, Notification number 31 dated 5th of April 2021. Section 286 contains the provisions for furnishing of report in respect of international group to the prescribed authority. 10DB में आपको बताया गया है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन है, मतलब आपको आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो कौन सी प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को सबमिट करने हैं। एज पर सेक्शन 2867, the country by country reporting, that is the CBC reporting provision shall be applicable in respect of an international group for an accounting year if the consolidated group revenue as reflected in the consolidated financial statement for the accounting year preceding such accounting year is above the prescribed threshold, that is 5500 crores. ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं। This threshold has been increased from 5500 to 6400 crores by this notification effective from 1st of April 2021. very important to keep in mind कि कौन सी notification कौन सी डेट से इफेक्ट में आया है वो भी हमको ध्यान रखना है। तो 1st of April 2021 से इफेक्ट में आ गया है कि अब से ये थ्रेशोल्ड 55 से हटकर 6400 करोड़ पर जा चुका है। ऑल्सो अथॉरिटी, जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है। DB1 now provides that the income tax authority for the purposes of this section would be joint director as may be designated by the principal director general of income tax systems or the director general of income tax systems as the case may be। जिन्हें वो प्रिस्क्राइब करेंगे, जिन्हें वो अपॉइंट करेंगे, उस जॉइंट डायरेक्टर वो आपके प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी माने जाएंगे। ना व्हाट इज द अमेंडमेंट इन रूल 10DA? Section 92D12 provides that every person being constituent entity of an international group has to keep and maintain the prescribed information and document in respect of the international group. Section 92D4 provides that such information and document has to be furnished to the authority prescribed under Section 286(1) on or before the prescribed date in the prescribed manner. ठीक है। The prescribed income tax authority under 92D would be joint director। ये भी हमने बात कर ली कि अब से हमारी अथॉरिटी कौन हो जाएगी, जॉइंट डायरेक्टर। तो हमें सबमिट, हमें जो भी फर्निश करना है वो उन्हें करना है। Accordingly, the information and document shall be furnished in form number 3CAA to the joint director। कब तक करना है? And shall be furnished on or before the due date of the return of income under section 139(1). तो क्या क्या बातें करी अभी तक हमने? पहले तो थ्रेशोल्ड बढ़ गया है ना, 5500 का थ्रेशोल्ड 64 हो गया। जो हमारी अथॉरिटी है वो हमें पता चल चुकी है, जॉइंट डायरेक्टर इज द अथॉरिटी जिनके पास हमें फर्निश करना है हमारी इंफॉर्मेशन। एंड देन इसके अलावा हमें क्या बोला गया है कि प्रिस्क्राइब डेट क्या रहेगी फर्निश करने की? तो इंटरनेशनल ग्रुप से रिलेटेड जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं उसकी प्रिस्क्राइब डेट रहेगी विद इन द ड्यू डेट फर्निश्ड इन द सेक्शन 139(1) रिटर्न। As per Rule 10DA4, where there are more than one constituent entities resident in India, then 3CA may be furnished by any one constituent entity। अगर एक से ज्यादा है इंडिया में रेसिडेंट है तो कोई भी एक फर्निश कर दें चल जाएगा। If such constituent entity has been so designated by the international group for this purpose and such information has been conveyed in 3CAB, कि कौन फर्निश कर रहा है और उसके ऊपर वो अथॉरिटी, मतलब उसे वो अथॉरिटी दे दी गई है किसके द्वारा? डेजिग्नेटेड सच अथॉरिटी या डेजिग्नेटेड बाय द इंटरनेशनल ग्रुप ने उस एंटिटी को बोला है कि हाँ ठीक है ये एंटिटी हमारे बिहाफ पर डॉक्यूमेंट्स को फर्निश करेगी। एंड उसके लिए फॉर दिस purpose and such information has been conveyed in form 3CAB। तो 3CEAA में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एंड 3CAB में आपको बताना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी हमारे बिहाफ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी टू द जॉइंट कमिश्नर 30 days before the due date of furnishing of the form number 3CAA। अब बता देना है, 30 दिन पहले ही बताकर आपको बता देना है कि ये वाली एंटिटी है और ये आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट
करने वाली है। This sub rule 4 has also amended by this notification to provide that where there are more than one constituent entities of an international group required to find the information and document under Rule 10(b)(a)(2), then the Form 3C(e)(a)(a) may be furnished by any one constituent entity if such constituent entity has been so designated by the international group and such information has been conveyed in the Form 3C(a)(b). किसे कन्वे करना है? वापस ये भी किसे कन्वे करना है आपको? टू द जॉइंट डायरेक्टर एज मे बी डेजिग्नेटेड, जिसे डेजिग्नेट किया गया है, जिन्हें और किनके द्वारा डेजिग्नेट किया गया है? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स एज द केस में बी इन बिहाफ ऑफ द 30 days before the due date of furnishing of 3CAA। तो जब आप ध्यान से देखो तो ऐसे बहुत ज्यादा कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं आए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बस कुछ कुछ प्रोसीजरल चेंजेस हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे से चेंजेस हैं। तो हम उसको गो थ्रू करके देखें। लास्ट जो आपकी इंटीमेशन की लास्ट डेट है वो फिर से एक्सटेंड करी गई है। लास्ट डेट फॉर इंटीमेटिंग आधार नंबर अंडर इनकम टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ लिंकिंग आधार एंड पैन हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 31 मार्च टू 30 जून 21। तो अब जून 21 इज द लास्ट डेट। इसके बाद कोई और नोटिफिकेशन एप्लीकेबल रहे, बट अभी के लिए हमारे लिए इतने ही चीजें एप्लीकेबल है। So with this we complete the statutory update as given by the institute for November 21. I'll also be releasing the judicial update along with statutory update। आपको मैं judicial update भी डिस्कस करूंगी। केस लॉज हैं उसमें जो बहुत ज्यादा नहीं है, हार्डली 3 या 4 केस लॉज नए डाले गए हैं हमारे अटेम्प्ट के लिए। बट अगेन कोई भी चीज जब नहीं होती है तो इट बिकम्स वेरी वेरी रेलेवेंट टू स्टडी इट प्रॉपर्ली, बिकॉज उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको आप गो थ्रू करके देखिए एंड इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, फील फ्री टू आस्क।